नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज़ के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ़ कोलकाता और आज ये हमारा 22वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हर साल का वही बवाल, हर सेमेस्टर की वही दुविधा। 75% हाज़िरी अगर नहीं हुई तो परीक्षा में बैठने की अनुमति वीसी साहब नहीं देंगे। यह बुजुर्गवार क्यों नहीं समझ पाते कि जिस उम्र के बड़े हिस्से को क्लासरूम की कैद के हिस्से कर दिया जाता है, दरअसल तमाम उम्र को याद किए जाने वाले किस्से बनाने का भी वही वक्त होता है। कभी नहीं यही देख समझकर तो कहा होगा कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। बहरहाल, जिस देश में कविता की रवानी की कोई इज्जत ना हो, उस देश में क्लासरूम में जाया होती जवानी की कौन ही इज्जत करेगा। सो रुद्र और चेतन आज क्लास में पीछे से एक बेंच छोड़कर बैठे हुए अपनी जवानी गारत कर रहे थे। पिछला बेंच खाली छोड़ देने का अघोषित नियम यूनिवर्सिटी भर में होता है, ताकि सिद्धार्थ और सिद्धार्थ जैसे भूले भटके लोग देर सवेर क्लास में पिछले दरवाजे से घुसें तो चुपचाप बैठ जाएं। उन्हें बेंच ढूंढने की दिक्कत ना हो। सिद्धार्थ मोहिनी का पता निकालने में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे क्लास की कोई खास चिंता नहीं थी। यूं भी उसके अटेंडेंस के लिए चेतन क्लास कर ही रहा था। 1 बजे दोपहर की आज की तीसरी क्लास असगर अली की ही थी। उन्होंने आते ही अपने चमड़े के थैले में से किताबें निकाली और अपने टेबल पर रखकर एक खुशनुमा मुस्कुराहट के साथ बोले, नौनिहाल कैसी तबीयत? बढ़िया सर। एक साथ समवेत स्वर गूंजा। हाजिरी ले ली जाए? असगर अली ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा। यस सर। एक साथ फिर समवेत स्वर गूंजा। सुनने के साथ ही असगर अली ने अटेंडेंस रजिस्टर खोला और अटेंडेंस लेनी शुरू कर दी। अटेंडेंस खत्म करते ही वो उठे और हाथ में लंबी चौक तोड़कर छोटी करते हुए बोले, आज की क्लास में हम आईपीसी का सेक्शन 79 डिस्कस करेंगे और उसमें भी खास तौर पर बेनिफिट्स ऑफ जनरल डिफेंस। मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट हम केस लॉ से समझे तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए लैंडमार्क केसेस में से एक है राम बहादुर थापा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जिसे हम घोस्ट केस भी कहते हैं। असगर अली ने एक सांस में कहा, इसके जज्बात को सलाम, साला यहां भी घोस्ट? रुद्र फुसफुसाया। असगर अली ने बहरहाल पढ़ाना जारी रखा। हाँ, तो केस का मुद्दा कुछ ऐसा था कि मिस्टर चैटर्जी अपने नेपाली नौकर राम बहादुर थापा के साथ उड़ीसा के गांव रसगोविंदपुर स्क्रैप खरीदने के लिए आए थे और कृष्णचंद्र पात्रों के घर में रुके थे, जो रसगोविंदपुर में एक चाय की दुकान चलाता था। रसगोविंदपुर के लोग बहुत भोले और अनपढ़ थे। उन्हें भरोसा था कि रात में उनके गांव में भूत नाचते हैं, इसीलिए कोई भी रात में घर से नहीं निकलता था। असगर अली ने इतना ही कहा था कि रुद्र फिर फुसफुसाया, अभी देखना, इस बंगाली को भी भूत देखने की चुल उठेगी। रुद्र की इस फुसफुसाहट पर चेतन मुंह दाब कर फुसफुसा कर रह गया। असगर अली ने पढ़ाना जारी रखा, लेकिन मिस्टर चैटर्जी इन सब बातों को नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने एक रात अपने नेपाली नौकर राम बहादुर थापा और चाय दुकान के मालिक पात्रों के साथ भूतों को देखने जाने का निर्णय लिया। देखा, हम कहे थे ना, अभी नपेगा चटर्जी, छाते में बाल नहीं, भालू से लड़ाई। रुद्र ने ऐसा मुहावरा दिया, चेतन की फिकक कर हंसी निकल गई। एकाग्रचित होकर पढ़ाई करते पूरे क्लास में चेतन की दबी दबी हंसी भी गूंज गई। असगर अली का ध्यान इस हंसी से बट गया। उन्होंने पढ़ाना रोककर सीधा चेतन से सवाल किया, कोई दिक्कत है? जी सर। हंसते हुए पकड़े जाने पर चेतन ने ढिठाई से बात बदलने के लिहाज से कहा, कहिए। असगर अली ने कहा, सर ये केस स्किप कर दीजिए। चेतन ने सीधा ही कहा, क्यों? क्यों भाई, डर लगता है? असगर अली ने मखौल उड़ाने की तर्ज पर कहा, जिस पर सारा क्लास चाबी वाले खिलौने की तरह हंस दिया। हालांकि डरा हुआ तो पूरा हॉस्टल ही था और हॉस्टल के लड़के भी।
मगर दूसरों पर हंसने का मौका कौन समझदार छोड़ता है। जी सर, डर लगता है। यशरंजन और रवि की सिचुएशन देखने के बाद अब डर लगता है। चेतन ने क्लास भर की हंसी से चिढ़ते हुए थोड़ी तेज आवाज में ही कहा, खुरदार जो शानदार पीजिए बिला नागा, डर भागेगा। या भूत प्रेत कुछ नहीं होते, होते तो क्या दिखते नहीं। असगर अली ने विजयी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, नहीं दिखते तब तो ये हाल है सर, किसी दिन दिख गए तो जो शानदार रास्ता ढूंढ के निकल जाएगा। रुद्र ने इस भाव से कहा कि क्लास ठहाकों से गूंज उठा। खिजे हुए असगर अली ने टोक दिया, अच्छा अच्छा, बातों में वक्त जाया ना करें, सिलेबस खत्म भी करना है। कहते हुए असगर अली ने उसी केस को आगे बढ़ाना जारी रखा। बहरहाल जब वो भूत देखने निकले तो कैंप नंबर 4 से गुजरते समय उन्होंने रास्ते में लगभग 400 हाथ की दूरी पर टिमटिमाती रोशनी देखी। एक तेज हवा चल रही थी और उस हवा में प्रकाश की गति ने उन्हें ऐसा आभास दिलाया कि यह साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि उन टिमटिमाती हुई रोशनी के इर्द गिर्द भूत पिशाच नाच रहे हैं। ये देखते ही वो तीनों उस स्थान की ओर बढ़े। असगर अली ने कहा और फिर कहना जारी रखा, तो अब मैं जनरल डिफेंस के डिफिनेशन को तोड़ता हूँ, आपको तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कहते हुए असगर अली ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए। एन उनके मुड़ते ही पिछले दरवाजे में एक धीमी सी चढ़चढ़ाहट हुई और एक सर्द हवा का झोंका भीतर प्रवेश कर गया। अगर असगर अली पीछे की ओर ना मुड़े होते तो देख पाते कि उनकी क्लास में शरीर वाले ही नहीं बल्कि कोई अशरीर भी सरसराती हुई तेज हवा की मानिंद ठीक रुद्र के पीछे आ बैठी है, यूं जैसे वो छुपना भी चाहती है और बैठना भी। चेतन और रुद्र सहित लड़कों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि क्लास के अघोषित नियमों में से एक यह भी था कि चलती क्लास में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वालों को कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इससे प्रोफेसर चौकन्ने हो जाते हैं। बहरहाल काया के आने से वही सर्द हवा का झोंका पिछली सीट पर बैठे रुद्र और चेतन को सिहरा गया। रुद्र को लगा कि दरवाजा खुलने और किसी क्लासमेट के आने से ही हवा भीतर आई होगी, मगर चेतन को एक और बात अजीब लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई हमको ऐसा क्यों लगा कि घुंघरू की आवाज आई? होता है ऐसा, अभी तुमको क्लास में मुजरा भी दिखेगा। रुद्र ने बेलागो लपेट कहा, क्या बकवास है। चेतन खिंचते हुए धीमे से ही बोला, रात भर यूट्यूब पर मैडम तलाश जान का मुजरा देखोगे तो दिन में घुंघरू ही सुनाई देगा राजे। रुद्र ने हालांकि फुसफुसाहट भरी आवाज में ही कहा था, मगर अचानक असगर अली के चुप हो जाने पर पूरी क्लास में उसकी आवाज गूंज गई। वो इससे पहले समझ पाता है कि क्या हुआ, असगर अली ने टोक ही दिया, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? माजरा क्या है? माजरा नहीं सर, मुजरा। सर ये तलाश जान के बारे में पूछ रहा है। रुद्र ने खड़े होकर सपाट भाव से कह दिया। चेतन के तोते उड़ गए थे। मतलब? असगर अली ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। मतलब सर केस लॉ पूछ रहा था, तलाश जान वर्सेस स्टेट ऑफ। इसके आगे का झूठ चेतन नहीं बना पाया। तलाश जान वर्सेस स्टेट ऑफ बलूचिस्तान। पूरी बात असगर अली ने ही पूरी की। यस सर, यस सर, यस सर, चेतन ने अब ढिठाई से कहा। इंडियन केसेज पढ़ने में आप लोगों को डर लग रहा है और नजर पाकिस्तान पर है। असगर अली ने कमर पर हाथ टिकाते हुए कहा, सर वहां डर नहीं दिल लगता है। चेतन ने अब की बेबाकी से कहा, आपको नहीं लगता कि आप क्लास में अनपार्लियामेंट्री बात कर रहे हैं? असगर अली की आवाज थोड़ी तलख हुई। हाँ सर, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह की बातें होने लगी हैं वो यहाँ नहीं कर सकता। चेतन ने फिर ढिठाई से कहा, यहाँ से बाहर निकलते ही थोड़ी कोशिश पर ही पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी है, वहां जाकर क्लास कर लें। यहाँ क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? असगर अली ने दोनों को क्लास से बाहर निकल जाने की हिदायत दी। सर फीस हमने भी दी है, पढ़ लेने दीजिए। चेतन ने फिर जुबान दराजी की। हम वीसी साहब से अपील करेंगे कि आपकी फीस लौटा दी जाए। अब प्लीज दूसरे बच्चों को पढ़ने लेने दें। असगर अली ने लगभग आदेश देने के अंदाज में ही कहा था, ठीक है सर, आपके जज्बात को सलाम। कहते हुए रुद्र उठकर जैसे ही अपनी सीट से निकला, असगर अली की सांस एक बारगी को रुक गई, क्योंकि रुद्र के हिलने भर से ही पीछे बैठी वह काया
नुमाया हो गई थी, जो एकटक असगर अली को घूरे जा रही थी। असगर अली लड़खड़ा कर गिर ही गए होते अगर उन्होंने अपनी कुर्सी ना थाम ली होती। यह स्थिति क्षणिक ही रही, क्योंकि तभी चेतन भी अपनी सीट से उठकर निकला। निकलने के क्रम में ही वो पल भर को काया और असगर अली के बीच में आ गया, और जब वो हटा तो काया वहां नहीं थी। असगर अली पीले पड़ गए थे। उन्होंने फौरन विद्यार्थियों से क्षमा मांगकर पानी का गिलास उठाया और बाहर जाकर आंखों पर पानी की छींटे मारे, रुमाल से चेहरा पोंछा और फिर क्लास में लौट आए। उन्होंने एक बार फिर आंखों से उसी सीट का जायजा लिया, मगर अब वहां कोई नहीं था, ना किसी के होने का नामो निशान ही था। उन्होंने इसे अपने भ्रम की स्थिति समझी और फिर पढ़ाना चालू किया। दोबारा पढ़ाने का वक्त 5 मिनट भी ना गुजरा होगा कि क्लास खत्म होने की घंटी ने उन्हें रोक दिया। एक मुस्कान के साथ उन्होंने विद्यार्थियों को शुक्रिया कहा और वापस मुड़कर ब्लैक बोर्ड पर लिखा मिटाने लगे। जब तक प्रोफेसर असगर अली ब्लैक बोर्ड को मिटाते और अपनी किताबें अपने झोले में भरकर फारिग होते, सारे बच्चे रूम से जा चुके थे। उन्हें बच्चों की जल्दबाजी पर हंसी भी आई और अपनी व्यस्तता पर दुख भी हुआ। हंसी इस बात पर कि वक्त कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ जाता है। अभी कल ही की तो बात लगती है कि वो भी इन्हीं बच्चों की तरह इसी क्लास में ऐसी ही बदमाशियां करते हुए पढ़ते थे और क्लास खत्म होने पर टीचर के जाने से पहले खुद ही भाग जाते थे। और दुख इस बात पर कि जीवन पढ़ने पढ़ाने और सेमिनारों में इतना व्यस्त हो गया है कि अब उनकी थकी आंखें भी उनसे फरेब करने लगी हैं। आज जो एहसासात उन्हें हुए हैं, वो दस्तक है कि उन्हें अब इस सप्ताहांत में आराम की जरूरत है। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रोफेसर असगर अली कंधे पर अपने चमड़े का बैग लटकाए क्लासरूम से बाहर निकलने को हुए ही थे कि एक थड़ की आवाज ने उनके कदम रोक दिए। आवाज ऐसी थी जैसे बेंच पर चौक डस्टर ठोकी गई हो। बेंच पर चौक डस्टर ही ठोकी गई थी, लेकिन असगर अली के टेबल पर नहीं, बल्कि अंतिम बेंच पर। अंतिम बेंच पर डस्टर के ठोके जाने से चौक की गर्द अब भी उड़ ही रही थी। अजब से हैरानकुन हुए असगर अली ने देखा कि एक चौक डस्टर ठीक पिछली बेंच पर रखी हुई है। उन्हें हैरानी हुई और इस बात की ज्यादा हुई कि उनका चौक डस्टर तो उनके हाथ में है। तो क्या उन्हें फिर नजर फरेबी हो रही है? तो क्या वो कुछ हाल्यूसिनेट कर रहे हैं? पता लगाना जरूरी था। चौक की गर्द छट चुकी थी और अब वो डस्टर और भी साफ नजर आ रहा था। असगर अली जानना चाहते थे कि ऐसी बदमाशी कौन कर रहा है। इस कारण से वो क्लास के गलियारे की सीढ़ियां धीमे धीमे चढ़ते हुए आखिरी बेंच तक पहुंचे। सीढ़ी दर सीढ़ी उनका यह एहसास पुख्ता होता गया कि यह कोई नजर फरेबी नहीं है, बल्कि वहां एक डस्टर सच में मौजूद है। अंतिम बेंच तक पहुंचते ही वो यह मान बैठे कि यह किसी दूसरे प्रोफेसर का पुराना पड़ा डस्टर है। वो उसे उठाने को हुए, पर उस पर जमी धूल से गाफिल हुए और इरादा बदल लिया। अपनी खामख्याली पर मुस्कुराते हुए वो अभी मुड़े ही थे कि उनके कान में किरचियों सी आवाज गूंजी, यूं कि जैसे कोई अपने नाखून से सीमेंट की पक्की जमीन खुरच रहा हो। वो पहली दफा भयभीत हुए और इसी अवस्था में खुद को बाहर निकल जाने को तैयार किया ही था। एक लर्जा आवाज ने उनके कदम बर्फ कर दिए। मर्दाना और जनाना आवाज के बीच की कोई खराश आई। किसी ने पुकारा, बाबू। असगर अली ने आवाज की दिशा में देखा और दहशत से उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने देखा कि वो काया गलियारे के आखिर में दोनों घुटने को पेट से लगाई दीवार से सटी बैठी थी और लगातार एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने पांवों के नाखून से फर्श कुरेदती जाती थी। भय से पीले पड़े असगर अली ने भागने की चेष्टा की, मगर बढ़ आए वजन के कारण लड़खड़ाए और दो बेंचों के बीच फंस गए। भय से पीले पड़े असगर अली ने भागने की चेष्टा की, मगर बढ़ आए वजन के कारण लड़खड़ाए और दो बेंचों के बीच फंस गए।
उनकी सांसें धौंकनी से भी तेज भागने लगी। काया चारों पांव से चलती हुई आगे बढ़ने लगी। काया के असगर अली तक पहुंचने से पहले ही असगर अली की सांसें उनका साथ देना ही छोड़ देती अगर पिछला दरवाजा एक धड़ाक की आवाज के साथ ना खुल गया होता। पिछला दरवाजा रुद्र ने खोला था और अगले ही क्षण रुद्र क्लास के भीतर था। अजीब बात, काया गायब हो चुकी थी। अब वहां कुछ भी नहीं था। असगर अली को समझने में कुछ पल का समय लगा, मगर अपनी और रुद्र को सवालिया नजर से देखने के कारण उन्हें अपना मखौल बनने का डर भी हुआ। वो बेंच पर ही खुद को संयत करके बैठ गए। कॉपी छूट गई थी सर, वही लेने आए थे। बहुत चोर है क्लास भर में, धाप कर देगा 1 मिनट में, कहते हुए रुद्र ने अपने डेस्क के नीचे रखी कॉपी निकाल ली। एक बीमारी सी मुस्कुराहट देते हुए असगर अली उठे और तेजी से क्लास से बाहर निकल गए। उन्हें दरअसल एक अच्छा मौका मिला, इसीलिए वो रुद्र के रहते रुद्र से पहले ही क्लास छोड़कर निकल गए। वो इस तेजी से निकले जैसे वो कोई चोरी कर रहे हो और रुद्र ने वो चोरी पकड़ ली हो। हैरान परेशान सा रुद्र क्लास के बाहर आया जहां चेतन उसका इंतजार कर रहा था। बम्मड़ आदमी है बे। बाहर निकलते ही रुद्र ने असगर अली की बाबत कहा। क्या हुआ? चेतन ने पूछा। क्लास में घुसे तो देखे कि हम लोगों की सीट पर बैठा है। और क्या? और सीट पर डस्टर से चौक झाड़ रहा है। रुद्र ने कहा। क्यों? चेतन ने आश्चर्य पूछा। ताकि हम लोगों का पेंट खराब हो जाए। बताओ तो, ऐसे कोई बदला लेता है? अरे नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाओ, क्लास से निकाल दो, नाम काट दो। ऐसा क्या कि पेंट खराब कर दोगे? रुद्र ने जिस लहजे में कहा उससे चेतन हंसे बिना नहीं रह सका। इसी बात पर और गहन चर्चा करते हुए दोनों हॉस्टल की ओर टहल लिए। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।